जय बजरंगबली बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मैं हूं आपका अपना अभिषेक सर। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि मैं आपको इस चैनल पे एसएसटी पढ़ाने वाला हूं। सामाजिक विज्ञान इस पर पूरा विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, समझ गए ना। तो आज फर्स्ट क्लास है और वर्ग 10वां से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज आपको एसएसटी में हम बताएंगे आपको हिस्ट्री चैप्टर 1 को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री चैप्टर 1 को इसीलिए पढ़ा रहे हैं, देखिए आपको इस चैनल पे हम एसएसटी का पूरा सिलेबस भी बताएंगे, कौन से क्लास का क्या सिलेबस होता है और कौन से सिलेबस से बोर्ड एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का आता है, ठीक है ना। जैसे एसएसटी में 5 सब्जेक्ट होता है, ये सभी को हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। आज इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर अचानक से, ताकि आप लोग देख लें कि किस तरह से पढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है बाबू? यूरोप में राष्ट्रवाद। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अपने बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि हम कैसे पढ़ाते हैं, मेरा पढ़ाने का कितना तरीका है। ऐसे तो मेरा 5 तरीका, सभी तरीकों के बारे में बताएंगे। कौन सब्जेक्ट को कब पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कितना बजे पढ़ाया जाएगा, समझिए ना। मतलब सारी जानकारी आपको मिलेगा। बस आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और उनके पास में मेरा वीडियो पहुंचाइए जो बच्चे पहला से 12वां में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हो रहा है और धीरे धीरे देखते जाइए कि इस पे पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा पहला से 12वां तक का, समझिए ना। एक और मेरा यूट्यूब चैनल है सफलता का मंत्र कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस, उसको भी आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर भी बहुत सारे वीडियो पहले से अपलोड कर दिया गया है, समझ गए ना। तो देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज हम जो बीटीबीसी का बिहार बोर्ड का जो किताब होता है, ये वाला जो किताब है इतिहास का, यही बुक से आपको पढ़ाएंगे। आज सिर्फ बुक को पढ़ेंगे और यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने हम दिखाएंगे भी, देखिएगा अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, उसको आप लोग समझिएगा और मेरी बातों को बस सुनिएगा, समझ गए ना। हालांकि इसे हम पढ़ाते नहीं, लेकिन आज फर्स्ट क्लास है इसलिए सोचे कि चलिए सरकारी वाला बुक लेते हैं बीटीबीसी और उससे हम पढ़ा देते हैं, समझिए ना। ऐसे मेरा पढ़ाने का तरीका आप पहले नोट से लिखवाना, सब बाद में बताएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इकाई 1 यूनिट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो क्या है राष्ट्रवाद? आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनते हैं, एकता के वाहक बनते हैं। देखिए बाबू, राष्ट्रवाद का मतलब क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है जो किसी भी क्षेत्र में, समझिए ना। राष्ट्रवाद कहने का मतलब किसी भी देश में रह रहा है तो वहाँ के लोगों के प्रति प्रेम, एकता को स्थापित करना और सभी को पाठ पढ़ाना, देशभक्ति का पाठ पढ़ाना, अपने राष्ट्र से, राष्ट्र यानी कि बच्चों क्या, देश, अपने देश से प्रेम करना सिखाना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। किससे प्रेम करना बाबू? अपने देश से। अपने देश के प्रति प्रेम का भावना रखना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रवाद के भावना का बीजारोपण यूरोप के काल से शुरू हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से यह उत्पन्न रूप से प्रकट हुआ था। यानी कि राष्ट्रवाद का जो भावना है, राष्ट्रवाद का भावना वो किस क्रांति से लोगों के प्रति आया था बाबू? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 फ्रांसीसी क्रांति ना, हाँ 1789 की फ्रांस की क्रांति, ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति। ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, तभी से लोगों में यूरोप में महादेश में एक देश पड़ता है फ्रांस, वहाँ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसका क्रांति? राष्ट्रवाद की चेतना का, राष्ट्रवाद की चेतना का विकास हुआ था, समझिए ना, विकास। और तभी लोगों को पहली बार पता चला था क्या, कि हमें प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, लेकिन किससे करना चाहिए? अपने राष्ट्र से करना चाहिए, अपने राष्ट्र से करना चाहिए, समझिए ना। राष्ट्र प्रति प्रेम का भावना रखना चाहिए, ठीक है बच्चों।
फिर क्या बच्चों, इसी कारण से देखिए उस समय जो 1789 था, उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई सोलहवां। इसको आप लोग याद रखिएगा। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उस समय उससे पहले एक फ्रांस का राजा होता था। राजा का नाम क्या था बाबू? लुई सोलहवां, ठीक है ना, लुई सोलहवां। और ये बुर्बो वंश के था, बोरबोन वंश के, ठीक है ना, बोरबोन वंश के था। इसका वंश का नाम था बोरबोन वंश। और इसी के खिलाफ लुई सोलहवां के खिलाफ जनता ने क्या कर दिया था बच्चों? आंदोलन छेड़ दिया था, ठीक है ना। और उस आंदोलन में विजय प्राप्त हुआ था जनता का। इसको गद्दी से हटाया गया था लुई सोलहवां को। और वहां पे फ्रांस में तभी सबसे पहला बार 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में राष्ट्रवाद का स्थापना हुआ, ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उससे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण के मार्ग प्रशस्त हुआ था। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और अधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुए, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ थे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीतिक और निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रहे थे, ठीक है। तो इसको समझिएगा ये क्या है। तो देखिए 1789 में तो जनता ने लुई सोलहवां को हटा दिया, गद्दी पर से हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि 1789 के बाद वहां पर जनता का संविधान बन गया। कहाँ पे? फ्रांस में जनता का संविधान बन गया। लेकिन 1804 में फिर वहां का एक राजा बनता है जिसका नाम था नेपोलियन फ्रांस का राजा बनता है। और वो अपने बुद्धि से शक्ति के बदौलत एक कोड लागू करता है 1804 में, सिविल कोड के माध्यम से सभी मतलब बहुत ऐसे काम करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। सिविल कोड क्या करता है कि अमीर गरीब को सब एक समान भावना रखता है और उससे फिर इस किसानों को बहुत ही क्या हुआ था, बेनिफिट पहुंचा था। जितना भी शिल्प मंडलियों था सबको बंद करवा दिया था, समाजवादी व्यवस्था को हटा दिया था। पहले क्या होता था ना कि जमींदार बीच में आ जाता था टैक्स लेने के, तो उस व्यवस्था को खत्म कर दिया था। डायरेक्ट किसान जो है कोई भी भूमि पर खेती करेगा तो उसका डायरेक्ट टैक्स किसको देगा? राजा को देगा। ये सारा व्यवस्था था ना। अब मुद्राओं की संख्या बहुत था, 30 था, उससे करके 2 कर दिया था ताकि लोगों को सुविधा हो, समझिए ना। मतलब ये बहुत ही बढ़िया काम किया था नेपोलियन। पूरी तरह से बोरबोन वंश को समाप्त कर दिया था और लोगों के प्रति बहुत ही अच्छे काम कर रहा था, समझिए ना। और इटली और जर्मनी के एकीकरण देखिए उस समय जो इटली और जर्मनी, जैसे फ्रांस बच्चों क्या हुआ था? फ्रांस देश था जिसमें शासन किसका था? लुई सोलहवां का था, ठीक है ना। लुई सोलहवां का शासन था। तो वहाँ के जनताओं ने लुई सोलहवां को गद्दी से हटाया। तो फिर वहाँ का राजा कौन बनता है? नेपोलियन बनता है। नेपोलियन बहुत अच्छे थे और बहुत बढ़िया अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। जनता उनसे काफी प्रेरित थे और काफी प्रसन्न थे। और देखते ही साथ में नेपोलियन ने अपने राजदूतों को, अपने सैनिकों को अदर भी कंट्री में भेजे। कहाँ पे? जर्मनी में, इटली में। और तभी से नेपोलियन के चलते जर्मनी और इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। एकीकरण करने का मतलब उस समय जो जर्मनी था कई प्रांतों में डिवाइड था, इटली था कई प्रांतों में बटा हुआ था। तो इसका मकसद था कि सबको एकीकरण करके एक देश बने, ठीक है ना। उसके लिए ये लग गया था। लेकिन कुछ कारणवश सभी को और भी जो अलग वाले कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, समझिए ना, रसिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन अब सभी को लगने लगा, ये सभी को क्या लगा कि अरे ये तो इतना अच्छा काम करा तो हम लोग का तो क्या सत्ता तो समाप्ति कर देगा, इसका कुछ करना पड़ेगा। और तभी चारों देशों ने मिलकर चारों तरफ से, एक तरफ बेचारा नेपोलियन और एक तरफ ये चारों देश मिलकर इस पर धावा बोला, ठीक है ना। 1815 में युद्ध हुआ। युद्ध का नाम क्या था? वो वाटरलू का युद्ध, वाटरलू। अब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन अकेला नेपोलियन बेचारा डट कर सामना किया, लेकिन जीतता कैसे? एक तरफ 4 देश, एक तरफ अकेला नेपोलियन। उसमें नेपोलियन का पराजय हो जाता है
और 1815 में नेपोलियन को कैद कर लिया जाता है, ठीक है ना। और फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ, आगे का क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आगे क्या है, सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस सांस्कृतिक संतुलन को स्थापित करना जिसे नेपोलियन के युद्ध में समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सभी को एक संधि हुआ, एक मीटिंग हुआ वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो 1815 में वहाँ का जो चांसलर रहता है मेटरनिख जी सभी को बुलाते हैं और एक बैठका बैठाते हैं और उस बैठक में कहते हैं क्या कि फिर से फ्रांस में बोरबोन वंश को हिलाया जाए जिसको नेपोलियन ने समाप्त कर दिया गया था। यानी कि फिर से बोरबोन वंश यानी कि लुई 16वां के वंश को फिर से लाया जाए जिसको नेपोलियन ने समाप्त किया था, समझ गए ना। और फिर से वही सत्ता को वहां पे अपनाया जाए, ये सभी का सोच था। किसका? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और बच्चों प्रसा का, समझ रहे हैं ना। आगे देखते हैं क्या होता है। यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हो गया। और यूरोप में नेपोलियन का युग का अंत हो गया, मेटरनिख युग की शुरुआत हो गया। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया था। देखिए, बुर्बो वंश के सम्राट जो फर्डिनेंड थे उसको ये जो इटली का 2 स्थान था, कौन कौन था बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सिसिली और नेपल्स, उसको क्या किया था मेटरनिख ने दे दिया था, ठीक है। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया, पोप को, ठीक है ना। चर्च में जो जो सब रहते हैं पोप उसको सौंप दिया था। लोम्बार्डी एवं वेनिसिया पर ऑस्ट्रेलिया के प्रभुत्व कायम था हुई। परमा, मोडेना और तस्कनी के प्रांत हैबसबर्ग राजवंश को दे दिया गया तथा जेनेवा और सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए थे। जर्मनी ने 39 रियासतों का संघ कायम रहा जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित किया गया। और देखिए, जितना भी वहाँ का क्षेत्र था जो युद्ध में जीते थे, ये सब आपस में क्या कर लिए, बांट लिए थे। और देखिए, जो जर्मनी था, जर्मनी क्या 39 राज्यों का संघ था, तो उस पर कब्जा किसका था, मेटरनिख का था, ऑस्ट्रेलिया का था। फिर क्या है, मेटरनिख ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। अब पहले वाली जो पुराना व्यवस्था था ना उसका फिर से स्थापना किया था फ्रांस में, कौन, मेटरनिख ने। वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थे। अब क्या है बाबू, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया था। लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। अब देखिए, फिर से नेपोलियन के हारने के बाद फिर से वहां पे बुर्बो वंश को फिर से लाया गया फ्रांस में। फिर राजा किसको बनाया गया था, लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया था। ये सब चाल किसका था, सब मेटरनिख का चाल था, समझ रहे ना। आगे क्या, उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य में 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए। 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। 40 दशक के शासनकाल में इससे कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। अब है 8 जुलाई 1830 की क्रांति। फिर से बोरबोन वंश आया, वहां पे कब्जा जमाया, समझ गए ना। लुई 18वां का शासन काल आया और फिर से वही व्यवस्था फिर से लागू हो गया। लेकिन अब बहुत चेंजिंग होता है, कहानी मोड़ लाता है। जुलाई 1830 की क्रांति, इसको समझिएगा, जुलाई 1830 की क्रांति, फिर यहाँ से कुछ ना कुछ चेंज होगा। चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता तथा जनतंत्री भावनाओं को दबाने का कार्य किया था। अब देखिए, चार्ल्स दसम का कार्य क्या था, जहाँ वहाँ पे जनताओं में जनतंत्र का भावना, राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो रहा था, राष्ट्रीयता की भावना लोगों के प्रति आ रहा था, उसको चार्ल्स दसम ने दबाने का प्रयास किया था। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी वो क्या किया, चार्ल्स दसम, देखिए सारा चाल तो मेरा रहेगा, बात समझ है ना, लेकिन माइंड किसी और का। सारा गेम खेलेगा लेकिन खिलवाएगा, आरोप लगेगा किसी और पे। इसीलिए चार्ल्स दसम वहां पे अपना प्रधानमंत्री बना दिया, किसको, पोलिगनेक नाम बढ़िया से पढ़िएगा, थोड़ा सा इन लोग का नाम टेढ़ा मेढ़ा रहता है, याद रखना टोलू होता है। पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेक ने
पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिकता संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की। अभिजात वर्ग मतलब कुलीन वर्ग हो गए, राजा उजा, ठीक है ना, तथा उससे विशेष अधिकारों की विभूषण करने का प्रयास किया। और कहा, ये देखिए पोलिगनेक क्या किया, पोलिगनेक को चार्ल्स दसम ने प्रधानमंत्री बनाया और उसने कहा कि अभिजात वर्ग को बढ़ावा मिले, उसको विशेष दर्जा मिले, विशेष अधिकार मिले। जो अभिजात वर्ग है, जो राजा है, उसको विशेष अधिकार दिया जाए। ये प्रयास किया था। किसने किया था बच्चों? पोलिगनेक ने किया था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, चार्ल्स दसम ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरुद्ध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति करते हैं। परिणाम तो चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी त्याग इंग्लैंड पलायन करना पड़ा और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बोन वंश का शासन का अंत हुआ। अब देखिए, ऐसा है उसका शासनकाल चलता रहा तो लोगों में जन आक्रोश पैदा हुआ और वहां पे गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध का मतलब होता है घर में जो युद्ध होता है ना, उसी को गृह युद्ध। तो वो जो क्षेत्र था, फ्रांस जो देश था, वहां पे आपस में लड़ाइयाँ होने लगा और जनता के घोर प्रतिक्रियावादी देखकर, जनता के आक्रोश देखकर चार्ल्स दसम डर गए। गद्दी को त्याग कर उनको कहाँ भागना पड़ा? इंग्लैंड, पलायन में तो इंग्लैंड चले गए। और फिर से वहां पे जुलाई 1830 की क्रांति में वहां पे फिर से राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, राष्ट्र का उदय हुआ और बुर्बोन वंश का अंत हुआ और फिर से वो स्वतंत्र हुआ। तभी कहलाता है जुलाई 1830 की क्रांति ये है, ठीक है ना। तो बच्चों आज की क्लास में इतना रहने देता है। आगे हम जानेंगे कि 1830 की क्रांति का प्रभाव, जो 1830 का क्रांति था उसका क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। समझ गए ना। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और इसको हम बुक के माध्यम से 2 से या 3 से पार्ट में इसको हम समाप्त कर देंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, आराम से सिर्फ पढ़िए। समझ गए ना।